नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आप अपने अमूल्य सुझाव भी हमें लिख करके भेजें। मित्रों, आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी एक भाषा है और किसी भी भाषा का संबंध उसके अनेक अंगों जैसे कि व्याकरण, काव्यशास्त्र, साहित्य, शिक्षण विधियां इत्यादि से होता है। किंतु यदि भाषा की बात की जाए तो भाषा का सीधा संबंध मित्रों व्याकरण से होता है। और आज हम इस क्लास में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो व्याकरण की ही करने जा रहे हैं। मित्रों, विद्वानों ने कहा है, यद्यपि बहुनधीसे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजनो मां भूत सकलम शकलम। अर्थात आप बहुत बड़े विद्वान नहीं बन पाते हो, फिर भी हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमने इस परिभाषा के दौरान 4 शब्दों की चर्चा की थी। पहला हमने कहा शकलम, यानी समस्त। सकलम यानी समस्त। और दूसरे एक शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं, सकलम। इस शकलम का अर्थ है समस्त और इसका अर्थ है टूटा हुआ। एक हम चर्चा कर रहे थे स्वजनों और एक शब्द था स्वजनों। यहां इसका अर्थ है अपने लोग और इसका अर्थ है कुत्ते। यानी कि आप बहुत बड़े विद्वान नहीं बन रहे हैं, फिर भी हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने तो कुत्ते बन जाए और कुत्ते अपने बन जाए, या समस्त टूटे हुए बन जाए और टूटे हुए समस्त बन जाए। इसीलिए हमें अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। आज हम चर्चा व्याकरण को लेकर के करेंगे। क्या है व्याकरण? व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? व्याकरण शब्द को कैसे परिभाषित किया जाए? इसके लिए हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले व्याकरण शब्द की चर्चा करते हैं कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, व्याकरण शब्द का निर्माण वी एक उपसर्ग है जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष। एक आ उपसर्ग है जिसका शाब्दिक अर्थ है आवरण। संस्कृत की एक क्री धातु है जो हिंदी में प्रत्यय जुड़ने के बाद कर में परिवर्तित हो जाती है। इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है अन। इन 4 अलग अलग रूपों से मिलकर के व्याकरण शब्द का निर्माण होता है। शब्द की प्रक्रिया यहां से आरंभ होती है। क्री धातु में जब अन प्रत्यय जुड़ता है तो एक शब्द का निर्माण होता है करण। करण के अनेक अर्थ हैं, जैसे कि साधन या करना अथवा दस्तावेज। अंग्रेजी में अगर आप कहें तो डॉक्यूमेंट कह दें। और एक कारक की एक तृतीया विभक्ति है जिसे वहां साधन के नाम से जाना जाता है, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। तृतीया विभक्ति। करण शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है साधन या करना। यहां इस व्याकरण की परिभाषा के दौरान हम जो मुख्य अर्थ लेंगे वो लेंगे करना। इस करण शब्द में जब आ उपसर्ग जुड़ता है तो एक शब्द बनता है आकरण। स्पष्ट है
कि अगर हम करण और आ के अर्थों को एक साथ करें तो शाब्दिक अर्थ बनेगा आवरण में करना। उस आकरण शब्द में जब वी उपसर्ग का योग होता है तो शब्द बनता है व्याकरण। अब इन सब के अर्थों को अगर हम एक साथ लेकर के इस व्याकरण शब्द की अगर परिभाषा स्पष्ट करना चाहें तो परिभाषा यह होगी कि एक विशिष्ट प्रकार के आवरण में बांध करके हमें किसी भी भाषा के अंगों उपअंगों का ज्ञान कराने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। पारिभाषिक तौर पर हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप परिमार्जित रूप में लिखना, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना सिखाने वाला जो विज्ञान है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। मित्रों, पाणिनि ने अपनी व्याकरण में लिखा है कि शब्दानुशासन का दूसरा नाम ही व्याकरण है, अर्थात शब्दों को अनुशासित रूप में लिखना ही व्याकरण के नाम से जाना जाता है। एक और हम परिभाषिक रूप में यूं कह सकते हैं कि हमारे मनोगत भावों को व्यक्त करने की भाषा का आख्यान करने वाला व्याकरण कहलाता है, अर्थात मन में उद्घाटित होने वाले भावों को, विचारों को हम किसी के सामने शुद्ध रूप में कैसे व्यक्त करें, उस समय जो हमारी भाषा होगी उसके प्रत्येक अंग का विवेचन और विश्लेषण जिसके माध्यम से किया जाता है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में सबसे पहली चीज आती है मित्रों ध्वनि। जब हम व्याकरण की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले चर्चा होगी ध्वनि की। प्रश्न यह है कि ये ध्वनि क्या है? जैसे कि चुटकी की आवाज है, जैसे पेन का साउंड है, ये सब कुछ ध्वनियां हैं। लेकिन भाषा विज्ञान में ध्वनि क्या होगी? भाषा विज्ञान में ध्वनि से अभिप्राय यह है मित्रों, मानव जीवन के मुखारविंद से अर्थात मुख विवर से उच्चरित ऐसी आवाजें जिसको लिखने के लिए हमारे पास कोई न कोई सांकेतिक चिन्ह हो, कोई न कोई संकेत हो, उन्हें ध्वनियां कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अ, मैं जब तक इस अ को बोल रहा हूं तब तक ये ध्वनि है, क्योंकि इस ए को लिखने के लिए मेरे पास एक सांकेतिक चिन्ह है। मान लीजिए मैंने कहा क, तो आप कह सकते हैं क्योंकि इसको हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह कहा ये जो मेरी ध्वनि थी ये उसी मुख विवर से थी जिस मुख विवर से हमने इसका उच्चारण किया, क का उच्चारण किया, लेकिन इस ध्वनि का हम उच्चारण तो कर रहे हैं मगर इसको हम लिपिबद्ध नहीं कर सकते, अतः इसे ध्वनि में शामिल नहीं किया जाएगा। इन्हीं को हम ध्वनियों में शामिल कर सकते हैं। ध्वनि भाषा की अलिखित और मौखिक रूप में लघुतम इकाई है। ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तब वो जाकर के वर्ण का रूप धारण करते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि हिंदी के जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को जब तक बोला जाता है, लिपिबद्ध नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें ध्वनि की ही संज्ञा दी जाती है। ध्वनि अलिखित रूप में भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है। परीक्षा के दौरान जब हम प्रश्न हल करते हैं तो वहां पूछा जाता है कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई नहीं है। प्रश्न में जब इस चीज का जिक्र हो कि अलिखित या मौखिक रूप में भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो हमारा उत्तर होगा ध्वनि। ध्वनि को स्वनिम भी कहा जाता है मित्रों। स्वनिम अंग्रेजी के फोनिक शब्द से बनता है। कई बार परीक्षा के दौरान पूछा जाता है कि स्वनिम क्या है? ए वर्ण, ध्वनि, शब्द, अक्षर। तो हम कहेंगे कि स्वनिम ध्वनियों को कहा जाता है। स्वनिम शब्द का निर्माण अंग्रेजी के फोनिक शब्द से होता है। ध्वनि के बाद दूसरी चीज आती है मित्रों वर्ण। क्या है वर्ण? तो वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, भाषा की ऐसी इकाई जिसके और हम खंड नहीं कर सकते, भाषा की ऐसी यूनिट जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। जो ध्वनियां थी उन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ई,
ये वर्ण है, लेकिन मैंने कहा क, इसे हम वर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ण वो होगा, हमने परिभाषा के दौरान भी कहा कि भाषा की लघुतम, लघु का मतलब छोटा, तम यानी सबसे, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब सबसे छोटी के कहने का अभिप्राय यह कि उसे और हम विभाजित नहीं कर सकते, हम इसे विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन इसे तो हम विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि इसका निर्माण क व्यंजन में अ स्वर से हुआ। स्पष्ट है कि इसका हम विभाजन कर पा रहे थे, और जिसका हम विभाजन कर सकते हैं इसका मतलब भाषा की लघुतम इकाई नहीं है, और जबकि वर्ण के बारे में कह रहे हैं कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है। अतः स्पष्ट है कि ये वर्ण है, ये वर्ण नहीं है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। यानी कि हिंदी के सभी स्वर और व्यंजन जिनमें किसी प्रकार के स्वरों का मेल नहीं हो उन्हें वर्ण कहा जाता है। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हमसे पूछा जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो हमारा उत्तर होगा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब प्रश्न यह है कि जो ध्वनियां थी वही वर्ण है, जो वर्ण है वही ध्वनियां हैं, लेकिन जब परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, उस समय हमें उत्तर भाषा की लघुतम इकाई वर्ण करना, ध्वनि नहीं करना है। भले ही विकल्प में ध्वनि नहीं हो, फिर भी ध्वनि आंसर नहीं होगा। ध्वनि आंसर तभी करना है जब हमसे यह पूछा जाए कि अलिखित या मौखिक रूप में भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, ध्वनि होगा। हमसे पूछे कि लिखित रूप में भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो वर्ण होगा। सामान्य प्रश्न कर दिया कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, वर्ण होगा। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि किसी भी भाषा की प्रमाणिकता, उसकी पुष्टि बोलने से नहीं होती मित्रों, उसकी पुष्टि लिखन से होती है। और लेखन की शुरुआत कहां से हुई, ध्वनि से या फिर वर्ण से? वर्ण से। अतः लिखित रूप में भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है। सामान्य रूप में पूछ ले भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो हमारा आंसर वर्ण होगा। अलिखित या मौखिक रूप में यदि पूछा तो हमारा आंसर क्या होगा, ध्वनि होगा। पहला था ध्वनि, दूसरा था वर्ण। वर्ण के बाद तीसरी चीज आती है मित्रों, अक्षर। सबसे पेचीदा प्रश्न है हिंदी व्याकरण में। कई बार परीक्षा के दौरान इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हम लोग सामान्यतः जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां देखा जाता है कि कई बार एक ही आंसर कई बार हमें वर्ण में मिलता है और वही आंसर हमें कई बार अक्षर में मिलता है। प्रश्न यह है कि अक्षर है क्या, तो देखिएगा अक्षर शब्द का निर्माण अ और क्षर से होता है। अ का शाब्दिक अर्थ है नहीं और क्षर का शाब्दिक अर्थ है क्षति कह दें, हानि कह सकते हैं हम लोग, बिखराव कह सकते हैं, खंडन कह सकते हैं। क्षति कह दो, हानि कह दो, बिखराव कह दो, खंडन कह दो। अ का अर्थ नहीं, यानी कि अक्षर शब्द का अगर हम अर्थ निकालना चाहें तो अर्थ यह होगा कि जिसे कोई क्षति नहीं हो। अब प्रश्न है कि जिसे किसे, तो उसका उत्तर यह है कि मानव जीवन जब मुख विवर से कुछ बोलता है, श्वसन तंत्र से जो सांस उठती है, उस ऐसी सांस, ऐसी ध्वनियां जो मुख विवर में बिना किसी या नहीं है ना, बिना किसी क्षति यानी बाधा के मुख द्वार से बाहर आ जाती हो, उन्हें अक्षर कहा जाता है। हिंदी के सभी स्वर जो कि वर्ण हैं, साथ साथ वह अक्षरों की श्रेणी में भी शामिल किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं, वर्ण इसलिए है कि वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुतम इकाई है, उन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते। अक्षर इसलिए है कि इन ध्वनियों को बोलते समय श्वसन तंत्र में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं अ, बोलते समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन 11 पूरी स्वर ध्वनियों को जब हमने उच्चारित किया तो श्वसन तंत्र से जो श्वास बाहर आ रही थी मुख विवर से, उसे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई। किंतु
मैं अगर एक व्यंजन बोलना चाहूं, अगर मैं इसे बोलना चाहूं, तो इसको जब हम बोलेंगे तो जो श्वास तंत्र से जो हवा बाहर आएगी, श्वसन जो बाहर आएगी, उसे बोलते समय बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि इसे यदि हम इस तरह बोल दें क, बाधा नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा बोलते समय एक क व्यंजन के साथ एक अस्वर का उच्चारण हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमें केवल क बोलना है, तो इस तरह बोलना पड़ेगा क। अब जब हम इस तरह क बोल रहे हैं तो हमारा जो सांस है, हमारा जो श्वसन तंत्र से जो प्राणवायु बाहर आ रही है, इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। स्पष्ट है कि अगर जिसे बाधा उत्पन्न होगी वो अक्षरों की श्रेणी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अक्षर की परिभाषा हमने अभी परिभाषित की है, शब्द के अर्थ को देखकर के हमने परिभाषित किया कि ऐसी ध्वनियां जिन्हें बोलते समय श्वसन तंत्र से उठने वाली हवा निर्बाध रूप से मुख द्वार से बाहर आ जाए, उन सभी रूपों को अक्षरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। हिंदी के सभी स्वर अक्षरों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों को अक्षरों की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते। यदि किसी व्यंजन वर्ण को अक्षर बनना है तो उसके साथ कोई न कोई एक स्वर का हम मेल कर देंगे, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि हिंदी के सभी स्वर और स्वरांत व्यंजन अक्षरों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब प्रश्न है कि स्वरांत का मतलब क्या है। तो मित्रों, स्वरांत शब्द का निर्माण स्वर प्लस अंत से होता है। स्वरांत शब्द बनता है स्वर प्लस अंत से, अर्थात स्वरांत, यानी कि ऐसे व्यंजन जिसका अंत किससे हो, स्वर से हो। जैसे हमने लिखा, ये केवल व्यंजन है, लेकिन मैं इसमें अ जोड़ दूं तो क्या बना, क। हम बोल रहे हैं क, जब हमने शुरुआत की तो क से की, लेकिन अंत किससे हुआ, अ से। स्पष्ट है कि ये किससे अंत हो रहा है, स्वर से। तो हिंदी के सभी स्वर अक्षरों की श्रेणी में शामिल होंगे और हिंदी के सभी स्वरांत व्यंजन अक्षरों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अक्षरों के बाद अगली चीज आती है मित्रों शब्द। अब शब्द पढ़ने से पहले हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भाषा की लघुत्तम इकाई है। हमने एक प्रश्न किया, भाषा की लघुत्तम इकाई है, आपका आंसर क्या होगा, ध्वनि नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि तो लिखित और मौखिक रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई है। हमने पहले स्पष्ट किया है कि जब अलिखित और मौखिक रूप में आपसे पूछा जाए तो भाषा की लघुत्तम इकाई किसको करना है, ध्वनि करना है। यहां आपका आंसर होगा वर्ण। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा की लघुत्तम इकाई है तो आपका आंसर क्या होगा, वर्ण होगा। लेकिन जब हम परीक्षा के दौरान जाते हैं तो परीक्षक हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न बनते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम में लिखा तो यह जाता है कि प्रश्न का स्तर कक्षा 12 का होगा, लेकिन प्रश्नों के पूछने का जो बौद्धिक स्तर होगा वो स्नातक स्तर का होगा। और ऐसी स्थिति में परीक्षक क्या करेगा, विकल्प में ध्वनि नहीं रखेगा। जैसे उसी प्रश्न के साथ साथ हमने कुछ दूसरे अलग विकल्प बनाए जिसमें ध्वनि है, शब्द है, अक्षर है, पद है। प्रश्न वही है कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। यहां पर हमने ध्वनि नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहां कहते हैं कि अलिखित रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो आपका आंसर क्या होता, ध्वनि होता। हमने अलिखित और मौखिक का जिक्र नहीं किया है, हम यूं कहते हैं कि लिखित रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो अभी आपका आंसर वर्ण होता। लेकिन हमने दूसरे विकल्प में, प्रश्न वही है, हमने विकल्प बदल दिए। दूसरे विकल्प में हमने लिखा ध्वनि, शब्द, अक्षर और पद। अब ऐसी स्थिति में आपको यह बताना है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाएगा, अक्षर माना जाएगा। अब प्रश्न ये है कि क्यों माना जाएगा। हमने प्रश्न का आंसर देख लिया, लेकिन इसका स्पष्टीकरण क्या होगा कि ऐसा क्या है, क्या रीजन है कि विकल्प में वर्ण नहीं था तो ध्वनि क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ध्वनि केवल अलिखित रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाएगी।
लिखित रूप की बात आ जाए तो उत्तर होगा वर्ण, लेकिन जब विकल्प में वर्ण नहीं हो तो भाषा की लघुत्तम इकाई किसको करना मित्रों? अक्षर करना है। अक्षर इसलिए करना है, अभी हमने पढ़ा कि हिंदी के सभी स्वर जो कि वर्ण तो है ही, अक्षरों में भी शामिल किए जाते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या जो स्वर है वो वर्ण है तो क्या ये अक्षर नहीं है? इसीलिए प्राथमिकता में हम किसको मानेंगे? जब वर्ण नहीं होगा तो अक्षरों को भाषा की लघुत्तम इकाई करना है। समझ में कहानी मित्रों? 3 अलग अलग प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं। भाषा की अलिखित और मौखिक रूप में लघुत्तम इकाई ध्वनि होगी, केवल इसी स्तर पर। सामान्य प्रश्न कर लिया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण होगा। वर्ण नहीं है तो अक्षर होगा। अब प्रश्न है कि हिंदी के सभी स्वर, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखा ई, ये अक्षर है। क, ये अक्षर, अभी हम कह रहे हैं कि हिंदी के सभी स्वरांत व्यंजन, यानी ऐसा व्यंजन जिसमें कोई ना कोई स्वर हो, 11 स्वरों में से कोई सा हो सकता है। क, ये अक्षर नहीं है क्योंकि ये केवल वर्ण है। और एक हमने लिखा ल। अब यहां हमसे यही प्रश्न कर लिया, हमने विकल्प बदल दिया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। यहां हम शब्द रख रहे थे, अब हमने उसका एक विकल्प ले लिया। पहला है हमारा ई, दूसरा हमारा क, फिर ल। अब यहां पर हमारे आंसर 2 सही है। अगर दोनों में से कोई एक होता, इसी प्रश्न को मैं यदि मान लीजिए यूं कहता, 2 बार इसको यूं कर देता और फिर मैं पूछता कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो स्वाभाविक है कि आपका आंसर क्या होता? ई होता, क्योंकि सभी स्वर और सभी स्वरांत व्यंजन अक्षर होते। यहां पर आपके पास एक सही विकल्प था ई। लेकिन इसी विकल्प को मैं इस तरह बदल दूं और यहां पर मैं मान लीजिए 2 चीजें यहां पर मैं लिख दूं, एक मैंने कहा ई, एक मैंने कहा क। अब आंसर 2 सही है। ऐसी स्थिति में प्राथमिकता किसको दी जाएगी मित्रों? स्वरों को देनी है। प्राथमिकता किसको देनी है? स्वरों को देनी है। यानी विकल्प में अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि निम्नलिखित में से अक्षर है और विकल्प में स्वर और स्वरांत व्यंजन दोनों हो तो प्राथमिकता स्वरों को दी जाती है। अब प्रश्न है क्यों दी जाती है, तो उसका उत्तर यह है मित्रों कि अक्षर की परिभाषा हमने अभी पढ़ी कि ऐसी ध्वनियां जिन्हें बिना किसी बाधा के अर्थात निर्बाध रूप से मुख विवर से उच्चारित किया जा सकता है, वो अक्षर है। हिंदी के सभी स्वरों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है। वो सदैव वर्ण के साथ साथ, वर्ण इसलिए कि अविभाज्य है, खंडित नहीं कर सकते, लेकिन बोलते समय भी वो अक्षर है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको हिंदी के पूरे 11 स्वर बोलना है तो आप उन्हें विभाजित नहीं कर सकते, एक ही ध्वनि बाहर आएगी। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। किसी भी ध्वनि को आप 2 पार्ट में नहीं बोल सकते। लेकिन जो स्वरांत व्यंजन है वो अक्षर तो हैं, लेकिन उनमें बाधा पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि हम क को बोलते समय 2 तरह से भी बोल सकते हैं, क, ओ। यानी कि जब हमने क बोला तब वो अक्षर रूप था, लेकिन क, ओ जब हमने बोला तो क को हमने अलग बोलने का प्रयास किया, ए को हमने अलग करने का प्रयास किया। स्पष्ट है कि इन अक्षरों को हम विभाजित कर सकते हैं, इसलिए प्राथमिकता में स्वरों को अक्षरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अक्षरों के बाद अगली चीज आती है शब्द। क्या होगा शब्द, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या है शब्द, हम देखते हैं। देखिएगा, जिस तरह से हमने कहा ध्वनि है, ध्वनियों को लिखने पर वो वर्ण बन जाते हैं, वर्णों से अक्षर बन जाते हैं। अक्षरों के बाद अगली चीज आती है शब्द। क्या होगी परिभाषा, तो हम यूं कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहा जाता है। जैसे कैसे सार्थक समूह, जैसे मान लीजिए मैंने एक क व्यंजन लिया, इस क व्यंजन में मैंने एक अ स्वर मिलाया तो मेरे पास एक अक्षर बना क। दूसरा मैंने एक म व्यंजन लिया, उसमें मैंने अ स्वर जोड़ा तो एक अक्षर बना म। तीसरा मेरा एक ल व्यंजन है जिसमें मैंने एक अ स्वर जोड़ा तो ल बना। इन 3 अक्षरों का, क्योंकि हम परिभाषा में कह रहे हैं कि अक्षरों या फिर वर्णों, अक्षरों या फिर वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो, अर्थात उसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहा जाता है। देखिएगा, हमने 3 व्यंजन वर्णों और 3 ही स्वर वर्णों से
3 अलग अलग अक्षरों का निर्माण किया। अब हम इनके बहुत सारे समूह बना सकते हैं। जैसे पहला मैंने समूह बनाया कलम, तो कलम का मतलब मैं कह सकता हूं कि पेन, यानी कि लिखने का एक साधन। दूसरा एक शब्द बनाया हमने कमल, इसको थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं, दूसरा मैंने लिखा कमल। तो कमल का मतलब एक पुष्प का नाम है। पहला हम कह रहे थे कलम, कलम यानी पेन। देखिए हमारे पास वही जो समूह थे, उन्हीं समूह से मिलाकर के हमने पहले 2 समूह बनाए। एक बनाया हमने कलम, दूसरा बनाया हमने कमल। कलम का अर्थ हम पेन कह रहे हैं, कमल का अर्थ हम पुष्प कह रहे हैं, लेकिन उसी से हमने एक तीसरा समूह बनाया मकल। मुझे बताइए मकल का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। मलक कोई अर्थ है? नहीं है। लमक कोई अर्थ है? नहीं है। लकम कोई अर्थ है? नहीं है। यानी कि ये शब्दों जैसे दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इन्हें ही हम क्या कहेंगे? सार्थक कहेंगे। और भाषा विज्ञान में केवल सार्थक शब्दों का उपयोग होता है, निरर्थक शब्दों की कहीं कोई उपयोगिता नहीं है। इसीलिए हम पारिभाषिक तौर पर कह रहे थे कि वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक हो उन्हें शब्द कहा जाता है। इसी आधार पर जिस तरह से हम कह रहे थे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आपसे कई बार पूछ ले कि शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो आप कहेंगे शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन मित्रों भाषा में उपयोगिता केवल किसकी है? सार्थक शब्दों की है। अगली चीज आती है मित्रों हमारी, अगली चीज आती है पद। क्या है पद? जैसे हमने कहा अलिखित रूप ध्वनि है, ध्वनियों को लिखने पर वर्ण बन जाएंगे, वर्णों से अक्षर थे, अक्षरों का हमने समूह बना करके शब्द बनाया। अब शब्द के बाद अगली चीज आती है पद। प्रश्न यह है कि यह पद क्या है? तो मित्रों पद क्या होगा? किसी भी स्वतंत्र शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वो शब्द ही पद का रूप धारण कर लेता है। यानी कि जब तक हम किसी शब्द को अलग अलग लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा एक लाइन में स्वतंत्र शब्द लिखा है, जैसे राम। यहां पर आप कह सकते हैं कि राम एक शब्द है। फिर हमने लिखा श्याम, यह भी एक शब्द है। खिलाया, यह भी एक शब्द है। आम, यह भी एक शब्द है। यहां आप इन्हें केवल शब्द कह सकते हैं। इन्हीं शब्दों को ही पद का नाम तब दे दिया जाता है जब इनको वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है। हम नीचे हमने एक लाइन लिखी है वाक्य प्रयोग, यानी वो जो शब्द थे उन शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग किया और हमने लिखा कि राम ने आम खिलाया, राम ने शाम को आम खिलाया। यहां हम कह सकते हैं कि ये जो राम शब्द था यहां शब्द था, लेकिन यहां पर ये पद बन गया, क्योंकि इस वाक्य में ये जो शब्द है ये इस खिलाया क्रिया का कर्ता पद है। क्या मित्रों? कर्ता पद है। किसको खिलाया? शाम को, ये इस वाक्य का कर्म पद है। क्या खिलाया? आम, ये भी इस वाक्य का मुख्य पद कर्म पद है। और क्या खिलाया? ये इसकी क्रियापद था, ये इसका क्रियापद। यहां हम इतना कह सकते हैं कि खिलाया एक शब्द है, लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि खिलाया क्रियापद है। यहां हम कह सकते हैं कि शाम एक शब्द है, यहां हम कह सकते हैं कि शाम इस वाक्य का कर्म पद है। यहां आम शब्द था, यहां कह सकते हैं कि कर्म पद है। स्पष्ट है इस बात से कि किसी भी स्वतंत्र शब्द को, स्वतंत्र से अभिप्राय यह है कि उन शब्दों का किसी अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं है। यहां ये अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन यहां इनका एक दूसरे के साथ कोई न कोई संबंध है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करने पर वो पद बन जाता है। एक और हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी स्वतंत्र शब्द के साथ जब कोई कारक चिन्ह जोड़ दिए जाते हैं तो वह शब्द ही पद का रूप धारण कर लेता है। जैसे हमने यहां पर 2 शब्द लिखे, राम और पुस्तक, लेकिन इनके साथ हमने की कारक चिन्ह का प्रयोग किया। इस कारक चिन्ह का यदि प्रयोग ना करें तो आप इतना कहोगे राम एक शब्द है और पुस्तक एक शब्द है, लेकिन कारक का चिन्ह का प्रयोग करने के बाद आप कह सकते हैं कि राम इस वाक्य का संबंध पद है। क्या इस की के बिना आप कह सकते हैं क्या यह इसका संबंध है? नहीं कह सकते। क्या यहां बिना कारक चिन्ह के पुस्तक के बारे में कह सकते हैं क्या? लेकिन कारक चिन्ह लगाने के बाद यहां पर आप कह सकते हैं कि पुस्तक इस वाक्य में संबंधी है। यानी कि कारक चिन्ह जोड़ने पर भी कोई भी स्वतंत्र शब्द को पद का रूप दिया जा सकता है। पद के बाद अगली चीज आती है मित्रों
वाक्य। क्या है वाक्य? अभी हमने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे देखा, शब्दों और पदों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, अर्थ और भाव को व्यक्त करने की पूरी क्षमता रखता हो, उसे वाक्य कहा जाता है। यानी कि जो पद हैं उनका समूह हो, लेकिन समूह व्यवस्थित होना चाहिए। वक्ता जिस बात को व्यक्त करना चाहता है उसको व्यक्तिकरण के दौरान उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पद नियत क्रम में होना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से पद अपने आप में पास पास होने चाहिए, तो उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, साथ ही भाषा की उच्चतम इकाई है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है। यहां हम कह रहे थे कि वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है और उच्चतम इकाई है। मैं थोड़ा मेरे प्रश्न को बदल देता हूं और मैं ये पूछूं कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई क्या है। देखिए, बात को समझना, क्रमबद्ध तौर पर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अलिखित रूप में भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो आप सब कहेंगे ध्वनि है। मैं आपसे पूछूं कि लिखित रूप में भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वर्ण है। सामान्य प्रश्न करूं कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वर्ण है। अगर विकल्प में वर्ण नहीं है तो आप कहेंगे भाषा की लघुतम इकाई अक्षर है। विकल्प में अगर स्वर और स्वरांत व्यंजन दोनों हुआ तो आप स्वरों को प्राथमिकता देंगे। दोनों में से कोई एक होगा तो कोई एक चुनेंगे, या तो स्वर या फिर स्वरांत व्यंजन। लेकिन मैं आपसे अगला प्रश्न करूं कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई मित्रों शब्द है। अर्थ के आधार पर लघुतम इकाई है कौन? शब्द। क्योंकि ध्वनियों से अर्थ की बात नहीं हो रही थी, वर्ण से अर्थ की बात नहीं हो रही थी, अक्षर से अर्थ की बात नहीं हो रही थी। पहली बार अर्थ की बात कहां हुई? शब्द में। अब प्रश्न ये तो तय हो गया कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई शब्द है, लेकिन क्या शब्द भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है? नहीं है। शब्द भाषा की सार्थक इकाई तो है, लेकिन अपूर्ण सार्थक इकाई है। कैसी इकाई है? अपूर्ण सार्थक है। अपूर्ण सार्थक क्यों है? क्योंकि मानव जीवन अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए केवल शब्द से काम नहीं चला सकता। उसके लिए पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी होनी चाहिए? वाक्य होनी चाहिए। क्योंकि शब्द से हम अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते, पूरा अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते। उसके दो रीजंस हैं। एक तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं। हमने कोई एक शब्द कहा, हमने कहा कुल। अब यहां कुल के दो अर्थ हैं, एक वंश है तो दूसरा योग है। व्यक्ति कैसे तय करेगा कि आप इसका क्या अर्थ करें? यही मैं इसको यूं कहता कि यह तो कुल का नाम रोशन करने वाला है, तो आप यहां कहेंगे कि यहां कुल का अर्थ वंश से लिया जा रहा है। यही मैंने आपसे कहा कि कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो यहां आप कहेंगे कुल का अर्थ योग हो रहा है। स्पष्ट है कि इसका सही अर्थ क्या था। यह बात स्पष्ट किससे हुई? वाक्य से हुई। हमने अब तक व्याकरण की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए पढ़ा है। हमने अब तक व्याकरण की परिभाषा के दौरान ये पढ़ा कि भाषा के अंगों, उपअंगों का विवेचन और विश्लेषण जिस माध्यम से किया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। और हमने कहा कि व्याकरण में मोटी मोटी चीजें क्या क्या होगी, तो हमने चर्चा की ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। अब तक जो हमने ये विवेचन किया है, इस विवेचन और विश्लेषण के आधार पर हिंदी व्याकरण का गहन विश्लेषण करने के लिए हम हिंदी व्याकरण को गद्य के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भाग कौन कौन से होंगे? देखिए कि सबसे पहले हमने देखा था ध्वनि, ध्वनि, वर्ण और अक्षर। इन 3 चीजों पर हमने चर्चा की। हमने कहा जो अलिखित है वो ध्वनि है। ध्वनियों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो ध्वनियां ही वर्ण बन जाती है और वर्ण ही अक्षर है। लेकिन देखा जाए तो इन तीनों का बेस कौन था? इन तीनों का बेस था वर्ण। इसलिए पहला हुआ वर्ण विचार। दूसरा हम देख रहे थे शब्द और पद। फर्क क्या था? जब वाक्य से बाहर था, स्वतंत्र था, अलग था, तब हम उसे शब्द कह रहे थे। उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे थे तो वो शब्द ही क्या बन रहा था?
पद बन रहा था, लेकिन इन दोनों का मूल कौन था? इन दोनों का मूल कौन था? शब्द था। और उस शब्द के बाद अगली चीज कौन सी थी? वाक्य थी। इस विवेचन और विश्लेषण के आधार पर हिंदी व्याकरण का गहन विवेचन और विश्लेषण करने के लिए हम हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, वर्ण विचार। नंबर 2, शब्द विचार। और नंबर 3, वाक्य विचार। हमने स्पष्ट किया कि भाषा की लघुतम इकाई वर्ण, अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उस पर विचार विमर्श करना वर्ण विचार कहलाता है। यानी कि हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, इनकी संख्याएं कितनी होती है, ह्रस्व स्वर क्या होंगे, दीर्घ क्या होंगे, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों का किन किन आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, संयुक्त व्यंजन क्या होंगे, संयुक्त अक्षर क्या होंगे, द्वित्व क्या होंगे, वर्णगुच्छ क्या होगा, इन सब पर विचार विमर्श करना मित्रों वर्ण विचार कहलाता है। दूसरी जो भाषा की इकाई थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम अर्थ के आधार पर चर्चा करते हैं तो सबसे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आती है शब्द। शब्द क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन शब्दों को किन किन आधारों पर विभाजित किया जाता है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, एकार्थी, अनेकार्थी, इन सब पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, जो आपका रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी, इन सब पर विचार विमर्श करना मित्रों शब्द विचार कहलाता है। और अभी हमने चर्चा की थी कि वाक्य जो कि भाषा की उच्चतम इकाई है, पूर्ण सार्थक इकाई है, मानव जीवन अपने विचारों और भावों का पूर्णतः स्पष्टीकरण करने के लिए, व्यक्तीकरण करने के लिए जिसका सहारा लेता है वो वाक्य कहलाता है। इस पर विचार विमर्श करना वाक्य विचार कहलाता है। यानी कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, इनके प्रकार और वर्गीकरण किन किन आधारों पर किए जाते हैं, वाक्यों में किस प्रकार से अशुद्धियाँ होती हैं, उसका शोधन कैसे किया जाता है, इन सब पर विचार करना वाक्य विचार के नाम से जाना जाता है। आज के इस प्रकरण में, इस क्लास में इतना ही मित्रों। अगली क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।